Hello friends, in our previous video we have discussed about the IPR 1956 Industrial Policy Resolution, and we also discuss about the importance and characteristics of public sector in the field of development of industry and small scale industry. Today I am trying to highlight the features of Indian industry or Indian industrial growth during 1950 to 90. जो 40 ईयर का जो हमारा टाइम टेन्योर रहा है उसमें हमारी इंडस्ट्री का क्या रोल रहा है, कितना डेवलपमेंट हुआ है, कैसा कुछ क्या फीचर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, तो मैं एक बार वो पूरा लेसन का हाईलाइट आपके सामने कर रहा हूं ताकि आप उसको रिमाइंड कर सकें। क्या क्या उसकी साइलेंट फीचर रही। सबसे पहली फीचर, public sector play primary role in the development of Indian industries or especially heavy industry. Second, private sector play secondary role कि देखिए जो पब्लिक सेक्टर है उसने इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करने में अपना प्राइमरी रोल प्ले किया, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और प्राइवेट सेक्टर को सेकेंडरी रोल दिया गया और सेकेंडरी रोल में भी उनको लिमिट किया गया किसी से, लाइसेंसिंग से। लाइसेंसिंग सिस्टम से उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई ताकि वो अनकंट्रोल तरीके से मोनोपोली पावर के साथ में डेवलप ना हो सके। दूसरा, उनको पीपीपी मॉडल के अंडर डेवलपमेंट का जो है प्रोसेस रखा गया। प्राइवेट सेक्टर को उनको फ्रीडम नहीं दी गई, स्पेशली इन द केस ऑफ हाई जो हैवी इंडस्ट्री है उनके केस में गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम नहीं दी। थर्ड, कि हमने जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी कंट्री में हुआ, हमारा फोकस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर था। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या लॉजिक था इसके पीछे? क्योंकि हम 390 ईयर तक अंग्रेजों के साथ रहे हैं, 190 ईयर तक उन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमिकल हमारा एक्सप्लॉइटेशन किया था, और इसी वजह से हम विदेशी जो चीजें थी, विदेशी जो लोग थे, विदेशी जो सिस्टम था उससे डरे हुए थे, और हमारा जो फोकस रहा वो यही फोकस रहा कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए, क्या जो नए स्टूडेंट्स हैं हो सकता है उनको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग नहीं पता हो। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग है कि जो प्रोडक्ट हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका अल्टरनेट कंट्री में डेवलप करना, दैट इज मीन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो फोकस रहा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर रहा कि और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी जो टारगेट रखे गए, जो हाई प्रायोरिटी गुड्स थी, हाई प्रायोरिटी स्पेशली कैपिटल गुड्स, हाई प्रायोरिटी जो गुड्स थी उनमें हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, यानी इंडस्ट्रीज को, उन इंडस्ट्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जो फॉरेन प्रोडक्ट का अल्टरनेट अपनी कंट्री में डेवलप करना चाहते थे या कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मोटिव यही था, दो मोटिव थे इसके, सेव फॉरेन करेंसी दूसरा मोटिव था सेल्फ रिलायंस, मतलब हम आत्मनिर्भर होना चाहते थे, तो सेल्फ रिलायंस इसका मोटिव था। ये इसके मोटिव थे कि हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी को फॉलो किया और उसके मोटिव थे हमारा, हम फॉरेन करेंसी को सेव करना चाहते थे कि जो हमारी कंट्री में फॉरेन करेंसी है उसका यूटिलाइजेशन बहुत सोच समझ कर करना है, उसको वेस्ट नहीं करना। ये
हमारा टारगेट रहा। हमने कैसे इसमें एक और जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के साथ एक पॉलिसी जो हमने फॉलो की जिसका नाम था इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, अंतर्मुखी व्यापार नीति। इस नीति को हमने, इस पॉलिसी को हमने फॉलो किया। क्या है इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी? दिस पॉलिसी रेफर दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीफर ओनली डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम आउटसाइड कंपटीशन। ये इस पॉलिसी का मेन की पॉइंट है कि हमारी कंट्री में जितनी भी इंडस्ट्री है उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन देगी। किससे प्रोटेक्शन देगी? आउटसाइड कंपटीशन से, कि जो फॉरेन कंपटीशन है, वर्ल्ड लेवल पर जो कंपटीशन है, उससे प्रोटेक्शन हमारी कंट्री की इंडस्ट्रीज को मिले ताकि वो ग्रो कर सके। क्योंकि अभी तो देखो इंडस्ट्री थी नहीं देश में, तो इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए हमने इस पॉलिसी को फॉलो किया, इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। क्या इसके की पॉइंट रहे? कैसे कैसे हमने इसको किया? इम्पोजिंग हाईवी टैक्स ऑन इंपोर्ट, कि हमने इंपोर्ट पर हैवी टैक्स लगा दिए। दूसरे हमने क्या किया? हमने इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया। हमने इंपोर्ट कोटा इसके लिए फिक्स कर दिया कि जो हम प्रोडक्ट दूसरी कंट्री से मंगवा रहे हैं उसका एक क्वांटिटी फिक्स हो कि हमें तो इतनी क्वांटिटी खरीदनी है भाई, इससे ज्यादा नहीं खरीदनी। क्यों नहीं खरीदनी? क्योंकि हम फॉरेन करेंसी को सेव करना चाहते थे और फॉरेन कंट्री से केवल उतना ही प्रोडक्ट हमें खरीदना था जितनी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी, उससे फालतू, उससे एक्स्ट्रा में नहीं। यानी कंज्यूमर सॉवर्जिनिटी को हमने इग्नोर कर दिया, टोटल इग्नोर कर दिया। हमने सिर्फ कंट्री के बेनिफिट को ही ध्यान में रखा। ठीक है, इस सारे का टारगेट क्या था? वी वांट टू डेवलप लार्ज स्केल इंडस्ट्री so that we can develop infrastructure, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते थे, बिल्ड करना चाहते थे, और इसके लिए हमें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट थी। Why we develop small scale industry? Why we focus on small scale industry? Because we want growth with social justice. For small scale industry. ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि हम अपनी कंट्री को ग्रो भी करना चाहते हैं और उसके साथ साथ हम सोशल जस्टिस का जो हमारा मूड है, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको भी अचीव करना चाहते हैं। ये हमारे इसके की पॉइंट थे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, जो मैंने हाईलाइट किए हैं। फिर दोबारा मैं एक बार बता रहा हूं कि हमने इंपॉर्टेंस दिया पब्लिक सेक्टर को टू डेवलप हैवी इंडस्ट्री, प्राइवेट सेक्टर को हमने इंपॉर्टेंस दिया सेकेंडरी टू डेवलप सम अदर हैवी इंडस्ट्री विद पीपीपी मॉडल अंडर लाइसेंसिंग रूल। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हमने प्रायोरिटी दी और हाई प्रायोरिटी वाले गुड्स का प्रोडक्शन हमने उन इंडस्ट्रीज पर छोड़ दिया जो इंपोर्ट अल्टरनेट प्रोड्यूस करना चाहते थे, ताकि हम अपनी फॉरेन करेंसी को सेव कर सके और अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की तरफ हम उसको ले जाए। हमने फॉरेन कंपटीशन से बचने के लिए क्या किया? हमने इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया। क्या होती इनवार्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी? हम अपनी कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करें दूसरी कंट्री के कंपटीशन से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि दूसरी कंट्री की जो इंडस्ट्रीज थी वो हाई टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही थी, इसलिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम था। और अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज को फ्री छोड़ देते और कंपटीशन करने देते तो उस समय ऐसा हो सकता था, ऐसा पॉसिबल था कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाती और फॉरेन इंडस्ट्री उनको जो है तो कहते खा जाएगी, मतलब खा जाती, ऐसा कुछ हो सकता था।
कि फॉरेन इंडस्ट्री डैमेजेस हो सकती थी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने हैवी टैक्स ऑन इंपोर्ट कि दूसरे जो कंट्री से प्रोडक्ट हमारी कंट्री में एंटर हो रहे थे उन पर हमने हैवी टैक्स लगा दिया ताकि उनकी प्राइसिंग बढ़ जाए, उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाए और वो हमारी कंट्री के प्रोडक्ट से कंपटीशन नहीं कर सके। दूसरा, हमने इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया ताकि उनकी जो सप्लाई वो लिमिटेड की जा सके। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने का हमारा फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, क्योंकि हमारा कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल बॉटम पे था और हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहते थे क्योंकि हम ग्रोथ भी चाहते थे लेकिन हम सोशल जस्टिस भी चाहते थे, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कंट्री में डेवलप की जा सके ताकि पॉवर्टी को सोल्व किया जा सके। तो ये हमारे की पॉइंट, साइलेंट फीचर जो है वो ये इस तरह के रहे इंडियन इंडस्ट्री के बिटवीन 1951 टू 90। अब हम डिस्कस करेंगे इसके गुड और बैड इफेक्ट कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी के क्या गुड इफेक्ट रहे और क्या बैड इफेक्ट रहे। नाउ कम टू द गुड इफेक्ट कि ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमने IPR 1956 हमने अडॉप्ट किया, पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने जो है प्रिपेयर की, तो उसकी क्या कुछ इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर रहे। तो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं 1950 से 90 के बीच के 40 ईयर के टर्म पीरियड का, तो क्या है देखिए, रोजेस्टिन रोडान की एक पॉलिसी है बिग पुश थ्योरी। तो इस एक्चुअल में इस पॉलिसी ने और इकोनॉमिक प्लानिंग ने मिलकर हमारी कंट्री को एक बिग पुश दिया, बड़ा धक्का। देखिए आप सोचिए कि क्या चीज है ये बिग पुश। जब कोई गाड़ी नहीं चल रही हो, गाड़ी जाम हो गई हो, उसका इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो, तो क्या करते हैं 5-7 लोग मिलकर गाड़ी को धक्का मारते जोर से, कुछ दूर दौड़ाते हैं, उसके बाद फिर वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ठीक उसी तरीके से इंडियन इकोनॉमी को एक बड़े धक्के की जरूरत थी, क्योंकि लंबे समय से 300 सालों से अंग्रेज हमारा शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉइट कर रहे थे और हमारी इकोनॉमी जो थी वो एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी जो हो गई थी, डैमेज इकोनॉमी जिसको हम कह सकते हैं, वो इकोनॉमी हो गई थी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हमारी थी। तो उस पोजीशन से इंडियन इकोनॉमी को बाहर निकालने के लिए एक बड़े धक्के की रिक्वायरमेंट है, बिग पुश की रिक्वायरमेंट थी। तो उस बिग पुश के लिए जरूरत थी हम एक ऐसी पॉलिसी जिससे हम अपनी इंडस्ट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव कर सके। ऐसा ही इस IPR 1956 ने किया, क्योंकि 1950 से लेकर 1990 तक की ग्रोथ को हम फॉलो करें, उसको एवरेज एस्टिमेट कर ले तो लगभग 6% की एनुअल ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री ने 40 ईयर में हमने अचीव की, यानी 6% एनुअल ग्रोथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की अचीव की, जो बहुत अच्छी ग्रोथ रही हमारी इकोनॉमी की कंडीशंस को देखते हुए। ठीक है, और क्या हमने अचीव किया, क्योंकि जैसे हमने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री में कंज्यूमर इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री थी नहीं। हैवी इंडस्ट्री के नाम पर टाटा टेल्को नाम से इंडस्ट्री थी, हमारे पास पेपर मिल्स थी, कुछ शुगर मिल्स थी, तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज हमारे पास नहीं थी। हैवी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने अपनी पॉलिसी के थ्रू हमारा हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया था, जो हमारा फेमस था। लेकिन 1956 की IPR पॉलिसी के बाद जैसे जैसे हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, लिस्ट प्रिपेयर कभी ये प्रोडक्ट तो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ही बनेंगे, इसके लिए हैवी इंडस्ट्री लॉन्च नहीं होगी। तो इससे क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप मिला और उसका रिजल्ट रहा डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब था विविधीकरण, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होने लगी और मल्टी प्रोडक्ट मार्केट में आने लगे। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये हमने अचीव किया और साथ ही साथ हमने बहुत सारी कुछ हैवी इंडस्ट्रीज भी हमने सेटअप करने की तरफ हम बढ़े, जैसे राउरकेला इंडस्ट्री, भिलाई प्लांट। ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने रोल किया। मीन्स वी वर सक्सेस टू सेट अप हैवी इंडस्ट्री। ये हमारे चल रहे सारे गुड इफेक्ट।
गुड इफेक्ट, जिनको हमने कुछ पॉइंट्स में पिरो दिया कि ये हमारे गुड इम्पैक्ट रहे। ठीक है, हैवी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। और आइए जो फोर्थ हमारा जो की पॉइंट इसमें रहा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम सक्सेस करने में सक्सेस रहे, डेवलप करने में सक्सेस रहे। सो वी वर सक्सेस टू डेवलप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये कुछ हाईलाइट किए मैंने गुड इफेक्ट ऑफ आईपीआर 1956। आइए इसके बैड इफेक्ट भी समझ लें कि हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की उसमें इसके बैड इफेक्ट क्या थे। लेकिन मैं आपको फिर एक बार हाईलाइट कर दूं कि बैड इफेक्ट कहां से निकल के आ सकते हैं। हमने रिस्ट्रिक्शन अप्लाई किया प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाइसेंसिंग के थ्रू। लाइसेंसिंग पॉलिसी जिसको बोलते लाइसेंस राज। लाइसेंस राज मीन्स मतलब लाल फीताशाही, मतलब अफसरशाही, कि अब इंडस्ट्रीज को सेटअप के लिए ऑफिसर्स की ओर देखना था इंडस्ट्रीज को। तो उसके क्या इंपॉर्टेंट रहे, क्या उसके नेगेटिव रोल रहे, इससे करप्शन इंक्रीज हुआ हमारी इकोनॉमी में। हैवी करप्शन इंक्रीज होता रहा। तो 40 ईयर का जो टाइम पीरियड रहा वो हैवी करप्शन का पीरियड रहा जो हमारी इकोनॉमी में डेवलप हुआ, जिसका रोल ये रहा। दूसरा, हमने पब्लिक सेक्टर को रोल दिया, तो उससे क्या इंपैक्ट निकले। एक, इससे मोनोपोली पावर हो गई पब्लिक सेक्टर की। दूसरा, नो कंपटीशन। कि पब्लिक सेक्टर को हमने रोल दिया तो उन्होंने मोनोपोली पावर डेवलप होगी, यानी कंट्री में सिर्फ गवर्नमेंट का राज हो गया। प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया, कैपिटलाइजेशन बिल्कुल खत्म हो गया। मार्केट उतने तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहे थे और कोई कंपटीशन नहीं था। जो बना दिया सो ठीक है, वो अच्छा वही आपको कंज्यूम करना है। इस प्रकार की सिचुएशन मार्केट में इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो गई थी। और हालात ये थे कि जो पब्लिक इंडस्ट्रीज थी ये स्टार्टिंग पीरियड में बेनिफिट की इंडस्ट्री थी, बट लेटर दे बिकम सोशल डेट और वेट। जो सामाजिक तौर से मर चुकी थी, या यूं कहिए वो सामाजिक बाहर थी, सोसाइटी पर एक वेट बनकर जो है वो डेवलप होना शुरू हुई पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि हैवी लॉस, इसका मतलब क्या है, हैवी लॉस। हैवी लॉस के कारण ये इंडस्ट्रीज डैमेज होती चलेगी और इसका कारण था मेन पॉलिटिकल इश्यू, पॉलिटिकल वोटिंग राजनीति, इसको बोलते हैं वोट राज, वोटर राज की, वोटर का राज होगा देश में। तो वो पोजीशन हमारी कंट्री में बनती रही। और क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया तो प्रोडक्ट क्वालिटी पर हमने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रोडक्ट क्वालिटी हमने इग्नोर कर दी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी को हमने कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी हमने फॉलो की और हमने फॉरेन कंपटीशन को इग्नोर किया। हमने पब्लिक सेक्टर को रोल ज्यादा प्ले करने के लिए दिया, प्राइवेट सेक्टर को हमने इग्नोर किया। तीसरा जो हमारा की पॉइंट, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि आप कमाने की कम सोचे और बचाने की ज्यादा सोचे। तो सोचिए आपकी इकोनॉमी का क्या होगा, आपके घर का क्या पोजीशन होगी। कि आप ये नहीं कि भाई मेरी इनकम 10,000 रुपये महीना है तो उसको 15,000 रुपये महीना करूं ना। 10,000 रुपये महीना है, मैं उसमें से बचाने की कोशिश ज्यादा करूं, उसको खर्च कम करूं, तो मैं सोचता हूं कि मेरा डेवलपमेंट हो जाएगा। भैया ऐसे डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, एक का खर्च दूसरे की इनकम होती है। अगर सभी लोग सेविंग करना शुरू कर देंगे तो फिर एक्सपेंडिचर को करेगा नहीं, और एक्सपेंसेस कम होंगे तो दूसरे की इनकम कैसे जनरेट होगी, और दूसरे की इनकम होगी तभी तो वो खर्च भी करेगा। तो ये सारा जो सर्कल था वो ब्रेक हो रहा था और ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे डाल रहा था कि हमने सेविंग पर ज्यादा फोकस किया। सेविंग का, कौन सी सेविंग का? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के थ्रू। इंपोर्ट पर हमने बैन
लगाने की कोशिश की, उसको स्टिक करने की कोशिश की, ताकि हम फॉरेन करेंसी को सेव कर सके, ना कि हमने फॉरेन करेंसी को इंक्रीज करने की कोशिश की थ्रू एक्सपोर्ट। हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पर कोई फोकस नहीं किया, हमने एक्सपोर्ट प्रमोशन पर फोकस नहीं किया, हमने फोकस किया इंपोर्ट बैन पर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर, कि जो करेंसी हमारी कंट्री में आई है उसको बचाएं। हमने इस पर फोकस किया, ना कि हमने इस बात पर फोकस किया कि हमें और फॉरेन करेंसी अर्न करने की तरफ सोचना चाहिए। तो ये कुछ मैंने की पॉइंट आपको प्रेजेंट किए हैं। ये हमारा लेसन नंबर 4 चल रहा था इंडियन इकोनॉमी का, जो +2 के बेस पर है। और यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो जनरल टॉपिक आपके लिए, आप इनको सिर्फ सुन सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और कहीं कोई इंपॉर्टेंट बात लगे तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इस चैप्टर को सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं आप उनको जरूर पढ़ें, उनको जरूर सोल्व करके देखें, तो आपको ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आप सोल्व नहीं करते तो कहीं ना कहीं आप लैकिंग करेंगे। तो एनसीईआरटी जो है वो बेस है आपका इस चैप्टर को पढ़ने का। तो लेसन नंबर 4 हमने अभी कंप्लीट किया है, आईपीआर 1956। ठीक है, उससे पहले हमने 2-3 लेसन पूरे किए। जैसे पहला हमने बताया आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, दूसरा हमने बताया आपको इकोनॉमिक प्लानिंग, तीसरा हमने बताया एग्रीकल्चरल फीचर्स इंपोर्टेंस पॉलिसीज, और उसका डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये हमारा 4th लेसन था आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इसके बाद हम लेसन नंबर 5 पर चलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम होगा इंडियन फॉरेन ट्रेड। ये हमारा जो विदेशी व्यापार था वो किस तरीके का था, उसको हम हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आपका बचा हुआ दिन, जो भी दिन है आपका शुभ रहे। आप तैयारी कीजिए, बस आपको इसी तरीके से वीडियो रोज देखनी है, आपको हम पूरा प्रॉपर प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपके अच्छे स्कोर आप कर सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।